नमस्कार, स्वागत है आपके साथ। मैं हूं जीनत सिद्दीकी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इसमें कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। पहली बार मुख्यमंत्री विधायकों की नाराजगी पर भी बोले। इसके अलावा सैलरी काटने, कोविड को लेकर क्या है सरकार का फिलहाल का जो प्लान है, राज्य की कैसी है तैयारियां, इन सब पर मुख्यमंत्री ने अपनी बेबाक राय दी है। कुछ विधायकों की नाराजगी पर सीएम त्रिवेंद्र ने कहा है कि किसी भी विधायक ने नहीं कहा है कि हमको सीएम से कोई नाराजगी है। 2-4 विधायक दिल्ली गए, लेकिन वो तो आते जाते रहते हैं। वैसे उनका कोविड के चलते आना जाना कम हो गया है। मेरा रिकॉर्ड है कि कोई भी विधायक, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, ये नहीं कह सकता कि हमने मुख्यमंत्री से समय मांगा और सीएम ने हमें समय नहीं दिया। हमारी ये कोशिश है कि मुख्यमंत्री सभी के लिए सुलभ हो। तो देखिए, तमाम तरह की चुनौतियों से प्रदेश इस वक्त जूझ रहा है, लिहाजा मुख्यमंत्री खुद आते हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 से बातचीत करते हैं और बताते हैं। सबसे पहले देखिए, इसे पॉइंट पर पॉइंट समझिए। सबसे पहले हम कोविड से लड़ रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि हम हर तरह से तैयार है। जो मास्टर प्लान है उसका वो जिक्र करते हैं। विधायकों की नाराजगी पर वो ये कहते हैं कि हर किसी को बात रखने के लिए न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि वो विपक्ष का भी है, तो पूरा समय दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि कभी भी हमने मुख्यमंत्री से वक्त मांगा और हमें वक्त नहीं मिला। विधायक दिल्ली आते जाते रहते हैं। हाँ, कोविड की वजह से थोड़ा सा कम हो गया और आने जाने का अधिकार सभी के पास है। उसके अलावा रोजगार को लेकर वो कहते हैं कि हमारी पूरी कोशिश है, लगातार बम्पर भर्तियां भी होंगी प्रदेश में और स्वरोजगार को लेकर भी जो है हर तरह से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी लोगों को। तो ये भी जो है महत्वपूर्ण बात वो कहते नजर आए। अपने रिकॉर्ड का भी जिक्र करने लगे, जो जिस तरह से विधायक निधि जो काटी गई उस पर भी वो जिक्र करते हुए नजर आते हैं। कुछ विधायकों की नाराजगी का वो जिक्र कर रहे हैं। इवन जैसे हमने अभी जिक्र किया, सैलरी काटने, कोविड को लेकर जो प्लान है, सब पर उन्होंने बात रखी है। कुछ विधायकों की नाराजगी पर सीएम ने कहा है कि किसी भी विधायक ने नहीं कहा कि हमको सीएम से कोई नाराजगी है। 2-4 विधायक दिल्ली गए, लेकिन वो तो आते जाते रहते हैं। नमस्कार। उत्तराखंड सरकार अपने कार्यकाल के 3.5 साल पूरे कर रही है। मार्च में जब सरकार के 3 साल हुए थे तो सरकार का एक रोड मैप था अगले 1 साल के लिए, लेकिन इस बीच कोरोना ने सब कुछ पटरी से नीचे उतार दिया है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत न्यूज़ 18 पे। तो पहला सवाल मेरा यही है कि जब मैंने आपसे मार्च में बात की थी तब आपने बहुत सी चीज़ें शेयर करी थी कि किस तरीके से उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का आपका प्लान है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ले जाने हैं। अब जो कोरोना हुआ तो उसने पूरी दुनिया में स्थितियाँ उलट पुलट कर दी। अब इसके बाद क्या रोड मैप होगा कि अगले 6 महीने में कैसे उत्तराखंड को आप आगे ले जाने के लिए देखते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है कि आपदा को हम कैसे अवसर में बदल सकते हैं, और वही प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि ऐसे बदले परिवेश में और इस कोविड काल में हम कैसे अपने जो लोग जो 3.5 लाख से बड़ी संख्या में बाहर से यहाँ पर आए हैं, फिर यहाँ पर भी जो हमारे युवक युवतियाँ अपना रोज़गार करना चाहते थे, उनको हम कैसे अवसर दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसका एग्जाम्पल आज राज्य में अनेक जगहों पर मिल जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, पहली ज़रूरत ये थी कि हम कोविड को कैसे उसका जो संक्रमण है उसको कम कर सकते हैं, कैसे उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। उस दिशा में राज्य सरकार ने ठोस पहल की और हम आज ये कह सकते हैं कोविड नियंत्रण में है। लेकिन उसके जो दुष्प्रभाव सामने आए और जो बड़ी संख्या में लोग बाहर से आए, या जो लोग देहरादून या ऊधम सिंह नगर की तराई में, हरिद्वार में जो तमाम उद्योगों में जो लोग काम कर रहे थे, वो भी वापस अपने गांव की तरफ गए हैं। अगर हम इनकी कुल संख्या मिलाकर देखें तो लगभग 3.5 लाख के करीब लोग वापस अपने घरों की तरफ लौटे हैं। और एक इनमें बड़ी संख्या में स्किल्ड लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने चाहे सर्विस सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल फील्ड में हो, या कुछ अन्य कामों में जो लोग रहे होंगे, वो ये कहना चाहिए कि उनको ज्ञान है, जानकारी है उनको अपने अपने विषयों की। हमने उनको बेहतर
तरीके से उनको प्रयोग करने का, इस्तेमाल करने की हमने कोशिश की है। हमने सबसे पहले हम लोग राज्य में लाए बाइक टैक्सी योजना। हमने कहा 10,000 लोगों को हम ये बाइक टैक्सी योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराएंगे और उस पर 2 साल का जो भी इंटरेस्ट होगा वो राज्य सरकार उसको वहन करेगी। फिर हमने सोलर फार्मिंग हम लाए, यानी कि जो खेत हमारे बंजर हो गए हैं, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में तो खेती हो रही है, अच्छी खेती हमारे किसान कर रहे हैं, लेकिन जो खेत बंजर हो गए उसके लिए हम सोलर फार्मिंग योजना लाए कि अपने खेतों में आप सोलर ऊर्जा का पैदा कीजिए और उसको राज्य सरकार खरीदेगी। इसके साथ ही हमने जो चीड़ की पत्तियां हैं उससे हमने बिजली बनाने का काम, उसके हमने 36 पावर प्रोजेक्ट हमने आवंटित किए हैं। कोविड के कारण आगे उस पर अभी काम नहीं हो पाया, लेकिन 36 अवार्डेड हैं। उसके अलावा हमने 10,000 लोगों के लिए पिरूल से ही सोलर से और 25-25 किलोवाट के जो परियोजनाएं छोटी छोटी, ताकि लोग अपना रोजगार कर सकें और उनका एक आर्थिक आधार बन सके, जिससे कि अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस ढंग से और जिला योजना में और एमएसएमई के तहत लगभग 350 करोड़ रुपया, जिसमें 10% से लेकर 25% तक की सब्सिडी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये 350 करोड़ रुपया और इसका जस्ट 5 टाइम लगभग 2,000 करोड़ रुपया वो हमने स्वरोजगार के लिए रखा है। उसमें 150 तरह के काम हैं, खेती से संबंधित काम है, ट्रेड से संबंधित काम है, या कोई छोटे मोटे कोई होटल्स बनाना चाहता है, कोई ढाबे चलाना चाहता है, बिजली पैदा करना चाहता है, भेड़ बकरी पालन करना चाहता है, तमाम मतलब लगभग 150 तरह के कार्य हैं कि जिनको कोई करना चाहता है तो कहीं मनाही नहीं है। तो इस तरीके से हमने एक जो आपदा थी उसको अवसर में बदलने का काम किया। बड़ी संख्या में जो लड़के हमारे नौजवान बाहर से आए हैं, आज वो खेती को आबाद कर रहे हैं। मैं अभी 3-4 दिन पहले पौड़ी ज़िले में गया था। ऐसे ही अभी मैं परसों मैं पिथौरागढ़ जाने वाला हूँ। तो हम ये देख रहे हैं कि जो नौजवान हमारा बाहर से आया है उसने जो हमारे गैर आबाद जो गांव हो गए थे उन गांवों को आबाद करने का काम किया है। हमने फॉरेस्ट में 10,000 लोगों को रोज़गार देने का टारगेट हमने रखा है और हम उसको बहुत जल्दी पूरा करेंगे कि 10,000 लोगों को हम रोज़गार देंगे। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फॉरेस्ट में और जो उसमें जल संचय है, जल संरक्षण है, वनाग्नि से सुरक्षा है, जो वाटर सेट डेवलप करने का काम है, ऐसे हम चाहते हैं कि हम 25,000 और लोगों को हम रोज़गार देंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि हम आने वाले 6 महीनों में हम 50,000 लोगों को स्वरोजगार दें। उसके अलावा मनरेगा से जो लोगों को काम मिल रहा है वो इसके अलावा अन्य काम है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया कि आपदा को अवसर में बदलने का, मैं समझता हूं कि हमारी जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान है, जो बाहर से आए हैं, उन्होंने उसको आत्मसात किया है और वो काम आपको दिखाई दे रहा है। जी, आपका थ्रस्ट जो आपने अभी बताया कि स्वरोजगार पे ज़्यादा है कि लोग अपना रोज़गार अपनाएं, इसके लिए सरकार मदद भी कर रही है। लेकिन आप जानते हैं उत्तराखंड में लोगों का ओरिएंटेशन यहाँ के युवाओं का सरकारी नौकरी की तरफ बहुत रहा है। बहुत लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे कि कुछ रोज़गार शुरू हो, भर्तियाँ निकलें तो कुछ अप्लाई करें। कोविड की वजह से बहुत कुछ चीज़ें पटरी से उतर गई हैं। तो कब तक आप उनको आश्वासन देते हैं दोबारा पटरी में? देखिए, हमने लगभग 1,500 करीब हमने डॉक्टर भर्ती किए हैं इस दौरान। जी, हमने 1,000 नर्सों के लिए हमने विज्ञप्ति निकाली है, 700 डॉक्टर्स के लिए हमने 720 डॉक्टर्स के लिए हमने और अभी भर्ती निकाली है। इसके अलावा हमने जो हमारे कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें भी हमने लगभग 70-80 डॉक्टर अभी हम लोगों ने नियुक्त किए हैं। इसी तरह से जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से हमारे भर्तियाँ चल रही हैं, केवल ये जो 5-6 महीने में अभी तक उसके कारण कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई। हम एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सकते थे, आने जाने की दिक्कत थी। अब हम उसको भी बहुत जल्दी उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। 21 तारीख को मैंने जो हमारे 3 एजेंसी हैं जो भर्ती का काम करती हैं, चाहे लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या स्वास्थ्य सेवा आयोग हो, हमने तीनों की एक मीटिंग बुलाई है और उनसे हम बातचीत करके और ये भर्तियाँ करेंगे। लेकिन हमने गवर्नमेंट जॉब्स रोके नहीं हैं। कुछ दिक्कतें आई बीच में, कोर्ट की वजह से, आरक्षण के रोटेशन की वजह से कुछ दिक्कतें आई, उसके कारण बाधा उत्पन्न हुई। क्योंकि जो हमारे
कर्मचारी संगठन है वो काफ़ी मोबिलाइज हुए, उनकी अपनी अपनी अलग धारणा थी, लेकिन बाद में सरकार ने उस पर निर्णय लिया। अब वो भी कोई बाधा ऐसी नहीं है, वो भी अब हम बहुत जल्दी उसको हम लोग मैं आंकड़ा तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि 3 सालों में हमने कोविड से पहले हमने पिछले रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो हमने उसके मुकाबले हम कहीं पीछे नहीं रहे हैं, हम उससे आगे रहे हैं। वो भर्तियाँ हमारी चालू हैं और हम जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो भी हमारे रास्ते खुले हुए हैं, वो उस पर हम भर्ती करते चले जाएंगे। जी, अच्छा, कोरोना ने तकरीबन हर स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हालत ख़राब की है, आय के स्रोत घटे हैं हर तरफ से, उत्तराखंड में भी हुआ है। आपने सरकारी कर्मचारियों के लिए फैसला लिया कि उनकी 1 दिन की सैलरी मार्च तक विड्रॉ की जाए, लेकिन कर्मचारियों का थोड़ा ये कहना है कि भाई ये डिसीजन वापस भी होना चाहिए। इस दिशा में क्या कोई कंसिडरेशन है? देखिए, मैं 2 तरह की बातें हैं। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनको ये भी सोचना चाहिए कि जो प्राइवेट जिन लोगों के जॉब छूट गए, प्राइवेट लोग जो काम कर रहे हैं, किसी का वेतन 40% कट रहा है महीने में, किसी का 50% तक कटौती हुई, और बहुत सारे लोगों को तमाम जो जहाँ वो जॉब करते थे उन्होंने उनको एक तरह से नौकरी से हटा दिया गया है। सरकार के सामने उनकी भी चिंता है। ये एक सकारात्मक सोच हो सकती है, यार हमको 29 दिन का वेतन हमको मिल रहा है, 1 दिन का वेतन अगर हम कोविड के लिए दे दें तो क्या बुराई है, ये भी सोच सकते हैं। एक सकारात्मक सोच होना चाहिए कि हम तो कम से कम हमारी नौकरी पक्की है, हम कहीं हिलने वाले नहीं हैं। तो ये भी हमारे जो कर्मचारी, हम सबका दायित्वमंद है। देश के राष्ट्रपति दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं, देश के MP दे रहे हैं, MLA दे रहे हैं, ये बन जो हमने दायित्वधारी जिनको हम बहुत कम पैसा देते हैं, 40-50 हज़ार रुपया, जिनको हम केवल मानधन के रूप में 40-45 हज़ार रुपये हम देते हैं, उनका भी 30% वो लोग भी काट रहे हैं। और कई कर्मचारियों ने अपना 15 दिन का वेतन एडवांस में दे दिया है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 18-18 दिन का दिया है। जनता ने इतना डोनेशन दिया है, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं और आम आदमी है। आप ये देखिए कि चमोली की एक महिला ने 5 लाख रुपए दे दिया, एक ने 10 लाख रुपए दे दिया, जो कि अपनी सीमित और पेंशन पर जो जीवन निर्भर करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा समय आया है कि मुझे अपने प्रदेश के प्रति, अपने समाज के प्रति मेरा उत्तरदायित्व बनता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी प्रेरणा वो लोग होना चाहिए। कर्मचारी संगठनों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस तरह की जिद न पालें। आप ये कहें ना कि हम भी ये योगदान कर रहे हैं। ठीक है, आज ऑफिस कई दिन तक बंद रहे, उससे अवकाश रहा। आज भी हमारे फुल कैपेसिटी पर हमारे ऑफिस नहीं चल रहे हैं, कहीं 50% पर चल रहे हैं, कहीं 40% पर चल रहे हैं, हमारे कार्यालय चल रहे हैं। तो भी ये जो सब कुछ हो रहा है, अगर ये थोड़ी देर के लिए अपना मन ठंडा करके सोच लें कि भाई हम भी इसमें अगर योगदान कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनका मान सम्मान इससे बढ़ेगा। जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि विधायक निधि में भी कटौती हुई, 1 करोड़ रुपए कटे हैं। कई विधायक का कंसर्न ये है कि विधायक निधि कटने से जो छोटे छोटे काम होते थे विकास के, वो प्रभावित हुए। इसको किस तरीके से कंपनसेट करेंगे? बहुत सीमित लोग विधायक हैं जिनकी ऐसी सोच है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1 करोड़ रुपया कटने के बाद भी आज भी देश में सर्वाधिक विधायक निधि उत्तराखंड में है। जी, हिमाचल में 1.5 करोड़ है और 100% उन्होंने काट दिया है। गुजरात ने 100% काट दिया है और कई राज्यों ने उसमें 50% काटा है। उत्तराखंड में 3 करोड़ 75 लाख रुपया सालाना की विधायक निधि है। आज भी 2 करोड़ 75 लाख रुपया उनको जा रहा है। लेकिन ये बहुत कुछ विधायकों का ही सवाल है, ज़्यादा नहीं है। उनकी उस सोच को मैं ख़राब भी नहीं मानता, क्योंकि ये आखिर डेवलपमेंट में लगता है, छोटे छोटे काम होते हैं। जो बड़ी योजनाएं वो तो विभाग कर लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे काम हैं। कहीं पर खड़ंजा डालना है, कहीं पर कोई पुलिया टूट गई है, पुलिया बनानी है, कहीं पर कोई नाली गूल टूट गई सिंचाई की, तो उसमें देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लोग इस चीज़ को समझते हैं और थोड़ा बहुत लोगों का रहता है, तो अब ऐसी कोई बात नहीं कि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जी, आपने एक बात ये पहले साझा की थी कि कई जिलों में आपका टूर करने का प्रोग्राम था ताकि विकास कार्यों को वहीं रिव्यू कर सकें। आप कुछ जिलों में गए भी, फिर उसके बाद जब कोरोना आया तो बहुत कुछ चीज़ें थम गई। अब कब से आप दोबारा स्टार्ट इसे करने का प्लान करते हैं? देखिए, मैंने अभी इसकी शुरुआत मैंने
कर ली है। अभी मैं पहले नैनीताल ज़िले में गया था, उधम सिंह नगर ज़िले में भी मैं गया था, हरिद्वार ज़िले में भी मैं गया हूँ, और अभी पौड़ी ज़िले में अभी मैंने इसके अभी 3 दिन पहले शुरुआत की है जी। अभी 18 तारीख को मैं पिथौरागढ़ जाऊंगा और उसके बाद फिर अन्य जनपदों में भी मैं जाऊंगा, और अब हम व्यापक भ्रमण करेंगे। लेकिन हाँ, जो कोविड के कारण जो नियमों का हमको पालन करना है, डिस्टेंसिंग का है, मास्क का है, क्योंकि जहाँ भी सीएम जाते हैं तो बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, 200-500 लोग तो ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे में एक भय रहता है कि भाई कहीं कोई हमसे कोई संक्रमित ना हो जाए या किसी से कोई और संक्रमित। हम तो हो सकता है कि डिस्टेंस पे रहेंगे तो हम तो सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन जो भीड़ लगती है, मैं जब टिहरी जनपद में गया, बीच में मैंने जाने का वहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि मुझे 5 मिनट में प्रोग्राम ख़त्म करना पड़ा। मुझे लगा कि कहीं यहाँ संक्रमण ना हो जाए जी। और इसलिए मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूँ कि हम करना चाहते हैं। देखिए, हम किसी के सुख दुख में आज प्रत्यक्ष नहीं जा पा रहे, इंसानियत के नाते, और हमारे हिंदू धर्म में एक अंत्येष्टि जब होती है तो एक बड़ा फर्ज माना जाता है, धर्म का एक हिस्सा माना जाता है कि लकड़ी का दान करते हैं। आज हम वो नहीं कर पा रहे, हमको अच्छा लग रहा है, न जाने हमारे कितने प्रेमी चले गए, हम नहीं जा पा रहे। क्यों? कि जो गाइडलाइंस है उसको हमको फॉलो करना है। अगर मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री फॉलो नहीं करूंगा तो मैं प्रदेश की जनता को कैसे कह सकता हूं? अपना दर्द, अपना कष्ट हम अपने अंदर समाये हुए हैं। मेरे बहुत नज़दीकी मेरे स्टाफ से के परिवार से किसी की डेथ हो गई, मेरे कार्यकर्ता के परिवार में डेथ हो गई, हम नहीं जा पाए। मेरे मित्र चेतन चौहान, जिनको मैंने क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड का, जब मैं मिनिस्टर बना था तो उनको मैंने उत्तराखंड का अध्यक्ष बनाया था, मैं उनके दुख में सम्मिलित नहीं हो पाया। हम नहीं जा पा रहे हैं। अमित भाई साहब हमारे अस्वस्थ हो गए, हमको देखने नहीं जा पा रहे हैं। हमारे अनेक मिनिस्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कोविड ग्रस्त हो गए, उनसे मेरे 1983 से बिल्कुल नज़दीकी संबंध है, हम वहाँ नहीं जा पाए। तो ये आज ये कष्ट है हमको, लेकिन ये कष्ट है, लेकिन अगर हमको इस संक्रमण से बचना है तो हमको थोड़ा ही कष्ट बर्दाश्त करना होगा जी। पब्लिक चाहते हैं कि हम उनके बीच में जाएं, हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जनप्रतिनिधि से उनकी अपेक्षा स्वाभाविक है। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में, मेरी विधानसभा क्षेत्र तो देहरादून शहर से लगी हुई है, देहरादून शहर का एक बड़ा हिस्सा मेरी विधानसभा में, हम वहाँ सुख दुख में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह की तकलीफ़ें हैं, लेकिन हाँ, हम अभी कोशिश करेंगे कि हम मर्यादित तरीके से जिलों में हम प्रवास करें और जो विकास के जो कार्य हैं उनको हम गति दें, ये हमारा प्रयास रहेगा। मैं प्रदेश की जनता से क्षमा भी चाहूँगा कि हम चाहते हुए भी जिस रूप में हम आपके बीच में आना चाहते हैं, जो अपेक्षा आप हमसे करते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, हम उनसे बहुत बहुत क्षमा भी चाहते हैं। आप एक ये सवाल अभी आया कोरोना का, आपने बताया कि टिहरी में आपका अनुभव रहा कि बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई, ऐसे बहुत से सीन देखने में आ रहे हैं। और इधर इस बीच उत्तराखंड में केस भी बहुत बड़े हैं, पॉजिटिव केस आज का आंकड़ा है कि 35,000 क्रॉस कर गया उत्तराखंड में। ये आपको कितना बड़ा चैलेंज लग रहा है? निश्चित रूप से बड़ा चैलेंज है, और मैंने, आपको ध्यान होगा तो जब बीच में काफ़ी कम केस यहाँ पर आए थे तो मैंने हमेशा ये कहा कि आप सतर्क रहिए। मैंने एक बार ये कहा था कि 25,000 लोगों की व्यवस्था जी हमने की है। लोगों ने उस समय बहुत मजाक उड़ाया था सोशल मीडिया में कि मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, लेकिन तमाम अध्ययन ये कहते हैं कि ये बीमारी, ये संक्रमण बढ़ेगा, अभी भी बढ़ेगा। इसमें सरकार से ज़्यादा रोल स्वयं का है। क्यों? कि अभी औषधियाँ नहीं बनी हैं, दवाइयाँ नहीं बनी हैं। सावधानी, जो सोशल डिस्टेंस की बात है या फिजिकल डिस्टेंस की बात है, उसका हमको पालन करना होगा। हमको साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, सैनिटाइजेशन का ध्यान हमको रखना होगा। हमको भीड़ भाड़ से बचना होगा। अनावश्यक रूप से हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ बहुत ज़रूरी हम जाएं, भीड़ से हम बचें। तो मैं समझता हूँ कि वही इसका सबसे बड़ा समाधान है। मेरी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हुई थी और ये मानकर चल रहे हैं कि 21 फर्स्ट क्वार्टर में के आखिर तक हो सकता है कि वैक्सीन आ जाए।
जी। आज रूस ने भी कहा है कि हम 10 करोड़ वैक्सीन भारत को देंगे। ये सब है, लेकिन 130 करोड़ की आबादी भारत की है, तो सबको तो एक साथ वैक्सीन नहीं मिल सकती है, और इतनी वैक्सीन एक साथ बन भी नहीं सकती है। और इसलिए मुझे लगता है कि अभी ये हमको लंबे समय तक जो परहेज, जो सतर्कता हमने प्रारंभ में बरती थी, उसको और अधिक बरतने की आवश्यकता है। हम जितनी सतर्कता बरतेंगे उतना ठीक होगा। लेकिन अगर आप ये देखें कि इन 6 महीनों में हमने जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें सरकार ने सफल प्रयास किए हैं। हमने वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाई है, हमने ऑक्सीजन के सुविधा बढ़ाई है, हमने जो CCCC हैं, कोविड केयर सेंटर हैं, उनकी संख्या बढ़ाई है, और अच्छी व्यवस्था हमने उनमें की है। ये ज़रूर है, और हम इसीलिए कर पाए हैं कि लोगों ने उसमें सहयोग किया। अगर लोग प्रारंभ में अगर सहयोग नहीं करते, लोग भीड़ भाड़ से बचते नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता, बहुत आगे बढ़ जाता। इस समय मैं अगर आपको सच कहूँ तो हमने जो कैलकुलेशन किया था उस हिसाब से हम बहुत, आज भी हमने इसको बहुत नियंत्रित किया है, और इसके लिए प्रदेश की जनता का धन्यवाद है। हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि आगे भी उनका सहयोग, कम से कम 6 महीना उनका सहयोग चाहिए, पूरी सतर्कता के साथ, पूरी सावधानी के साथ, तो हम कोविड को फतेह करेंगे। जी, एक राजनीतिक सवाल है मुख्यमंत्री जी, आप कोरोना से उत्पन्न हुई परिस्थितियों से लगातार सामना कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, लेकिन बीच बीच में कुछ पार्टी विधायक आपके दिल्ली भी हुए हैं, कुछ पार्टी अध्यक्ष से भी मिला है, कुछ चिट्ठी उट्ठी भी लिख रहे हैं, तो बड़ी सुर्खियाँ बनती हैं, बड़ी कयासबाजी लगती है। आपका कमेंट क्या है इस पे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि किसी भी विधायक ने कभी ये नहीं कहा कि हमको सीएम से कोई नाराज़गी है। 2-4 लोग दिल्ली गए तो आते जाते रहते हैं। मैं तो समझता हूं कि कोविड के कारण उनका आना जाना काफ़ी कम हुआ है। विधायक हो चाहे जनता हो, उनका बहुत कम आना जाना हुआ है, और विधायक तो सतत मिलते हैं। और मेरा एक रिकॉर्ड है, कोई विधायक पक्ष का हो विपक्ष का हो, ये नहीं कह सकता कि हमने मुख्यमंत्री से समय मांगा और हमको समय नहीं मिला। ये तो हो सकता है कि सुबह का शाम हो जाए, शाम का अगले दिन हो जाए, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री हमको उपलब्ध नहीं हुआ। मुझे भी राजनीतिक लंबा अनुभव है, और मैंने तमाम देश के अनेक राज्यों में मैंने सरकारों का काम देखा है, मुख्यमंत्रियों को देखा है। मैं कह सकता हूँ कि हमने कोशिश की कि मुख्यमंत्री सबके लिए सुलभ रहे। कोई दूरस्थ क्षेत्र से आता है, उसको उसके समय की कीमत को समझते हुए उस आया है इतनी दूर से, तो कोई ना कोई बात होगी, उसको गंभीरता से हमको लेना चाहिए, और हमने गंभीरता से हर बात को लिया है। विधायकगण हमेशा उन्होंने भी मुझे कोऑपरेट किया है, और सबने मुझे आगे भी कोऑपरेट करने का वचन दिया है। जी, इस साल की शुरुआत में आपकी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, लेकिन इस साल शायद कोविड की वजह से बहुत चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। अगले साल क्या देख सकती है उत्तराखंड की जनता? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि घोषणाएं कई बार हो जाती हैं, लेकिन घोषणाएं बनकर रह जाती हैं, उस पर आगे जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। हमने गैरसैंण का निर्णय लिया मार्च के महीने में, और घोषणा के बाद जो अगली कार्रवाई होती है वो है अधिसूचना। हमने वो अधिसूचना भी जारी कर दी, यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी का पक्का निर्णय हमने वहाँ पर ले लिया। नोटिफिकेशन हो गया। नोटिफिकेशन हो गया। गैरसैंण में फ्यूचर की जो पानी की आवश्यकता है, उसकी दृष्टि से वहाँ पर हम एक बड़ी झील बना रहे हैं, जिस पर लगभग 70 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, और वो 70 करोड़ रुपया हमने सैंक्शन कर दिया। उसका बहुत जल्दी टेंडर होगा, उस पर काम। ये आर्टिफिशियल झील होगी? ये रामगंगा पर ये झील बनेगी। ये रामगंगा वहाँ से निकलती है, तो उसी पर ये झील होगी, जो कि हमारी आने वाले 40-50 साल की पानी की जो आवश्यकता है उसको पूरा करेगी। देखिए, कोई भी हम निर्माण कार्य करना चाहते हैं, हम वहाँ पर हमारे अधिकारी कर्मचारी रहना चाहते हैं, अगर पानी नहीं होगा तो आप कैसे आगे उस पर काम कर पाएंगे? ना निर्माण कार्य कर सकते हैं, ना वहाँ पर आप कोई आवास तैयार कर सकते हैं, ना जो आवास तैयार हो भी गए तो हम बगैर पेयजल के कैसे काम चलेगा? तो हमने टॉप प्रायोरिटी करी कि वहाँ पर ये व्यवस्था होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया हमने, देश दुनिया के लोग वहाँ पर आएंगे,
किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास अन्य कारण है। रेल लाइन हमारी 2025 तक वहाँ पर पहुँच जाएगी। ऑल वेदर रोड का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, काफ़ी कुछ काम हो गया, थोड़ा बहुत शेष है। जो सिमली टू या कर्णप्रयाग से ग्वालदम वाली जो सड़क है, या आगे बागेश्वर और जो अस्कोट और आगे चल करके जो धारचूला मिल जाएगी, भारतमाला योजना के अंतर्गत उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। सिमली से गैरसैंण, उसके लिए हमारी बात हो गई भारत सरकार में अपने सड़क परिवहन मंत्री जी से। वो सड़क हमारी डबल लेन वो बन जाएगी, उसका काम हमारा चालू हो गया। अब माना बड़े उद्योग जगत के लोग आते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट आते हैं, तो वहाँ पर व्यवस्थाएं चाहिए कि हम कम समय में वहाँ पर पहुँच सकें। वहाँ पर आज गौचर के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई, और जहाँ पर हमारी गैरसैंण में विधानसभा है, वहीं पर हमने 4 हेलीकॉप्टर एक साथ उतर सकें, उसके लिए हमने वहाँ पर पैसा मंजूर कर दिया। वहाँ पर हेलीपैड का टेंडर होने वाला है, वहाँ पर हेलीपैड बन जाएगा। गैरसैंण में हमने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल, वहाँ पर हमने उसको सैंक्शन कर दिया। वहाँ पर एक ऑडिटोरियम गैरसैंण में हमने स्वीकृत कर दिया, उसके लिए पैसा दे दिया। इसलिए देख